नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। एमआई बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। एमआई बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी। काली कमाई का हिसाब जुटा रही है इनकम टैक्स की टीम। तो लखनऊ का नामी ग्रुप है एमआई बिल्डर्स। नामी ग्रामी ग्रुप माना जाता है एमआई बिल्डर्स, जहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो एमआई बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। एमआई बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर रेड की गई है। काली कमाई का हिसाब जुटा रही है इनकम टैक्स की टीम। लखनऊ का नामी ग्रुप माना जाता है एमआई बिल्डर्स, और ऐसे में एमआई बिल्डर्स के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स के द्वारा ये छापेमारी की गई है। काली कमाई का हिसाब लगाने में जुटी है इनकम टैक्स की टीम। नामचीन ग्रुप माना जाता है एमआई बिल्डर्स। कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। लखनऊ में एमआई बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, और 16 ठिकानों पर, लगभग 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। काली कमाई का हिसाब इनकम टैक्स की टीम जुटा रही है, और ऐसे में लखनऊ का ये नामी ग्रुप एक बार फिर से सुर्खियों में। एमआई बिल्डर्स के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा है, और ये छापेमारी लगातार 16 ठिकानों पर जारी है। तो काली कमाई का हिसाब जुटा रही है इनकम टैक्स की टीम। एक बार फिर से एमआई बिल्डर्स सुर्खियों में है। सबसे नामी ग्रुप माना जाता है एमआई बिल्डर्स, और ऐसे में इनकम टैक्स का छापा एमआई बिल्डर्स के कई ठिकानों पर पड़ा है। एमआई बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। काली कमाई का हिसाब इनकम टैक्स की टीम लगातार जुटाने में लगी है। तो लखनऊ का नामी ग्रुप माना जाता है एमआई बिल्डर्स। एमआई बिल्डर्स फिर से सुर्खियों में। 16 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स के कई अधिकारी मौके पर मौजूद है। पुलिस बल भी तैनात है, और ऐसे में एक बार फिर से एमआई बिल्डर्स सुर्खियों में है। काली कमाई का हिसाब लगाने में जुटी है इनकम टैक्स की टीम। तो 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया है। तो एमआई बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है, और ऐसे में एमआई बिल्डर्स फिर से सुर्खियों में है। 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। काली कमाई का हिसाब इनकम टैक्स के द्वारा लगाया जा रहा है। लखनऊ का नामी ग्रुप माना जाता है एमआई बिल्डर्स, और ऐसे में एक बार फिर से एमआई बिल्डर्स चर्चाओं में है। काली कमाई का हिसाब इनकम टैक्स के द्वारा लगाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, एमआई बिल्डर्स जो कि नामचीन कंपनी मानी जाती है, ग्रुप माना जाता है, इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है। कहां कहां ये कार्रवाई, क्या कुछ अभी तक? श्रुति, एमआई बिल्डर्स राजधानी लखनऊ की और दिल्ली एनसीआर की एक नामचीन कंपनी है, और बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। एमआई बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है, छापा मारा है। आपको बता दें कि लखनऊ में जो इस कंपनी के मालिक हैं, कादिर बिल्डर नाम है उनका, उनके गोमती नगर आवास से लेकर जो एमआई बिल्डर्स का जो ऑफिस है, साथ में जो इनकी कई इमारतें इन्होंने बनाई हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध इमारत एमआई रसल कोर्ट है, वहाँ भी छापेमारी हुई है। साथ में ही कुछ एनसीआर के इनके जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर भी छापेमारी हुई है। अभी छापेमारी चल रही है क्योंकि इनका बड़ा नाम है, और माना जा रहा है कि काफ़ी जितना बड़ा नाम है उतनी ही काली कमाई के मालिक हैं, और इसी काली कमाई को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। हालांकि अभी तक क्या कुछ मिला है, ऐसी अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। रमन, कहां से इनपुट मिली जिसके बाद इनकम टैक्स की ये कार्रवाई की गई है? अभी तक इनपुट किसी भी पदाधिकारी का इनकम टैक्स के अभी बयान सामने नहीं आया है, और ना ही अभी कोई ऐसे सोर्स का बयान सामने आया है कि कहां से इनपुट मिला। माना ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में और खासकर मोदी सरकार, दोनों सरकारों में जो भी ऐसे बड़े बड़े ग्रुप हैं और जो भी टेक्निकल चीज़ों का फायदा उठाकर उसमें एक
अनियमितता का फायदा उठाकर जो काली कमाई अपनी छिपाते हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और उसी के क्रम में आज एमआई बिल्डर्स के ऊपर भी कार्रवाई हुई और उनके जितने भी ठिकाने थे वहां पर छापेमारी हुई है। रमन, क्या कुछ रिएक्शन आया है? क्योंकि लगातार कार्रवाई जारी है, 16 ठिकानों पर छापेमारी जारी है, तो क्या एमआई बिल्डर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो इस कार्रवाई पर? बिल्कुल, अभी तक ना एमआई बिल्डर्स के मालिक या किसी पदाधिकारी या किसी कर्मचारी की तरफ से ना तो बयान आया है और ना ही इनकम टैक्स के पदाधिकारी के बयान आया है। लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि अभी भी छापेमारी चल रही है। अभी तक जितने भी ठिकानों पर छापेमारी हुई वहां से कोई बाहर नहीं आया है। जो अंदर था वो अंदर है और जो बाहर था वो बाहर है। बिल्कुल रमन, और ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर कितने बजे से छापेमारी की ये कार्रवाई शुरू हुई और कब तक जारी रहेगी? क्या कुछ अनुमान? तड़के ही ये छापेमारी शुरू हुई थी और छापेमारी अब इसके ऊपर है कि कहां पर कैसे क्लू मिलते हैं। 16 ठिकानों पर छापेमारी है, जिसमें से एमआई बिल्डर के जो मालिक हैं, कादिर का जो आवास है, वहां से लेकर जो मुख्य दफ्तर है, सब जगह पर छापेमारी हुई है। और जहां पर जैसे कागज मिलेंगे, अगर उसमें कुछ संदिग्ध ऐसा लगता है तो वहां पर छापेमारी ज्यादा देर तक चलने का अनुमान है। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एमआई बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। काली कमाई का हिसाब जुटा रही है इनकम टैक्स और लगातार 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स की ये कार्रवाई जारी है। वहीं आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटी नारकोटिक्स टीम और आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आगरा में नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों रुपए की नकली दवाई बरामद की गई है। अल्प्राजोलम और पैरासिटामोल दवाई बरामद की गई है। छापेमारी में 10 गिरफ्तारी और माफिया विजय गोयल भी गिरफ्तार किए गए हैं। बेसमेंट में बनाई जा रही थी नकली दवाइयां। बरामद दवाइयों की कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आगरा में नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। एनडीएफ आगरा यूनिट और थाना सिकंदरा पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए एक नकली नशीली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र में। और यहां से भारी मात्रा में बैंड नारकोटिक्स, ड्रग्स और अन्य दवाएं जो कूट रचित तरीके से स्टिकर लगा के प्रॉपर यहां पर मैन्युफैक्चर की जा रही थी, मशीनरीज के साथ बरामद हुई। कुल 10 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें विजय गोयल नाम का व्यक्ति, जो पहले भी ऐसे ही मामले में सिकंदरा थाना और जगदीशपुरा थाने से जेल जा चुका है, वो भी शामिल है। इसके साथ अन्य 9 इसके साथी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। कुल जो माल बरामद हुआ है, मशीनरी और दवाओं को लेके लगभग 8 करोड़ रुपए का माल है और वो बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस और कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके, स्पेशली जो सेक्शन 111 है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए है, उसको भी इनके विरुद्ध इन्वोक किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनसे विस्तृत हमने पूछताछ की है और पूछताछ में कहां से ये रॉ मटेरियल लेके आते थे, कौन कौन इनके ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते थे और कहां ये मार्केट्स में इन नकली दवाइयों को की खपत करते थे, उसकी हमें जानकारी भी मिली। आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र ही पूरे इस बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जिशान अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, आगरा में नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी श्रुति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा में एक नकली दवाओं की बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें एनटीएफ और आगरा पुलिस संयुक्त कार्रवाई से उस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें, ये थाना सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में ये फैक्ट्री संचालित थी, जिसमें करोड़ों रुपए की दवाइयां, जो 4.5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां और तकरीबन 4 करोड़ रुपए की वहां पर मशीनरी भी पुलिस ने बरामद की है। कह सकते हैं कि आगरा पुलिस और एनटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, क्योंकि 8 करोड़ से लगभग 8 करोड़ की ये दवाई और मशीनरी पुलिस ने बरामद की है। और जो वहां पर कार्यरत थे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो मौत का सौदागर
दवा माफिया विजय गोयल था, उसको भी जो मुख्य आरोपी है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके साथ ही उससे जो साथ में काम करने वाले 9 व्यक्ति थे, टोटल 10 व्यक्तियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। हालांकि विजय गोयल से जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पहले भी आगरा से ये अवैध दवाओं के मामले में पहले कई बार जेल जा चुका है। जहां से ये सिकंदरा में कार्रवाई हुई है, इस सिकंदरा क्षेत्र में भी कुछ दिन पहले ऐसी कार्रवाई हुई थी, जो आगरा पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद ये फिर से उस मौत के धंधे में लग गया और एक बड़ा फैक्ट्री उन्होंने आगरा में संचालित थी, जो आगरा से दवाइयों का जो मैन्युफैक्चर होता था, अल्प्राजोलम और तमाम ऐसी दवाइयां थी जो आगरा से बनती थी। क्योंकि फैक्ट्री में मशीनें भी बरामद हुई हैं और तमाम दवाएं बरामद हुई हैं जो आगरा में मैन्युफैक्चर होती थी। उसके बाद आसपास के जिलों और अन्य राज्यों में भी इस अवैध दवाई की सप्लाई की जाती थी। लेकिन आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल जिशान, कौन कौन सी वो दवाएं हैं जो इस फैक्ट्री में बनाई जाती थी और वो कितनी घातक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे अहम बात कि नशीली दवाइयां जो होती हैं, जो बिल्कुल बैन है एंटी नार्कोटिक्स के द्वारा, ये दवाइयां सरकार के द्वारा भी बैन है, ऐसी दवाइयां भी थी। और जो तमाम तरीके की अल्प्राजोलम है, पैराजोलम है, ऐसी दवाइयां जो है जो बैन भी होती हैं और एंटीबायोटिक दवाइयां हैं। तो ये सारे प्रकार की दवाइयां आगरा में बनाते थे, क्योंकि आगरा दवाइयों के मामले में, अवैध दवाइयों के मामले में एक बड़ा हब माना जाता है। क्योंकि अन्य जो आसपास के जिले हैं, प्रदेश है, आगरा से ही अवैध दवाइयों की सप्लाई होती है। आगरा पुलिस के द्वारा, एएनटीएस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसी अवैध कारोबार करने वालों पर लगाम नहीं लगती है। जेल से छूटने के बाद वो फिर इसी अवैध कार्य में लग जाते हैं। हालांकि समय समय पर कार्रवाई की जाती है। आगरा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि 8 करोड़ रुपए की दवाइयां और मशीनरी बरामद की है। ये बिल्कुल जिशान, ऐसे में इस तरह की फैक्ट्री का संचालन दोबारा से ना हो पाए, इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ रूपरेखा तैयार की? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो डीसीपी सिटी है सूरज राय, उनका साफ तौर से कहना है कि जो व्यक्ति विजय गोयल है, ये दवा माफिया है, ये पहले भी जेल जा चुका है। लेकिन अब संबंधित धाराओं में ऐसी कार्रवाई कर इसको जेल भेजा जाएगा, ताकि आगे से ऐसा कार्य वह न कर सके। और जो 9 लोग भी उसके साथ, जो उसके साथ में कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। और जो दवाइयां पुलिस ने बरामद की है, उनके नमूने लेकर लैब के लिए भेजे गए हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जिशान, एंटी नार्कोटिक्स के द्वारा ये सभी दवाएं बैन है और ऐसे में इन दवाओं का उत्पादन इस फैक्ट्री में किया जाता था। बहुत शुक्रिया जिशान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर। नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट पर हुई नरम, कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स आई काम। गठबंधन से मिल सकती है एक और सीट, कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। शाम तक हो सकता है फैसला। सपा एक और सीट देने को तैयार हो गई है। गाजियाबाद खैर के साथ फूलपुर पर भी बात बन सकती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखा दी है। कांग्रेस चाहेगी तो फूलपुर से प्रत्याशी वापस ले लेगी समाजवादी पार्टी। शुरू से ही फूलपुर सीट पर अड़ी थी कांग्रेस। सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया था प्रत्याशी और ऐसे में नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी फूलपुर में बेहद नर्म लहजे में नजर आ रही है। कांग्रेस को यह सीट देने को तैयार हो चुकी है समाजवादी पार्टी और ऐसे में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही थी गठबंधन से और अब समाजवादी पार्टी ने एक अहम कदम उठाया है उपचुनाव से पहले, नामांकन से पहले, और कहा जा रहा है कि फूलपुर सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। हालांकि कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आती हुई नजर आ रही है। गठबंधन से मिल सकती है एक और सीट, यानी कि 3 सीट पर चुनावी हुंकार भरती हुई कांग्रेस उपचुनाव में नजर आ सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, प्रेशर पॉलिटिक्स काम आती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की।
बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से नामांकन को 2 दिन बचे हैं और सियासत रंग पे रंग बदल रही है, जिस तरीके से पहले सपा और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चला, कई बयानबाजियां हुई, 5-5 सीटों पर बात आई, फिर 8-2 पर बात आई, फिर 7-2 पर बात आई और एक दिन पहले ही खबर आई कि कांग्रेस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगी और सपा का सिर्फ समर्थन करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं से दबाव बना, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में दोनों दल साथ आए तो एक बड़ी सफलता मिली थी और अगर कांग्रेस हटती है चुनाव से तो कहीं ना कहीं जो मनोबल होगा वो समाजवादी पार्टी डाउन होगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है कि कांग्रेस को फूलपुर सीट भी दी जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस फूलपुर सीट लेने को सहमति जताती है तो वो वहां से अपना प्रत्याशी वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि फूलपुर पर समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने फूलपुर को लेकर पहले ही दबाव बनाया हुआ था और कांग्रेस फूलपुर सीट को लेकर को अड़ी हुई थी, क्योंकि माना जा रहा था फूलपुर जो सीट है वो कांग्रेस की बड़ी पुरानी सीट है और वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बेटे को कांग्रेस चुनाव लड़ा के वहां पर उनको लॉन्च कर सकती है। लेकिन फूलपुर पर सपा ने प्रत्याशी उतार दिया था, इस पे बाद में कांग्रेस का राग बदल गया था और दोनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव दिख रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे नामांकन की अंतिम तिथि आ रही है, सियासत में बदलाव हो रहा है और अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नाराजगी खत्म करने के लिए एक सीट और देने पर लगभग राजी हो गई है, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमति जताती है कि नहीं जताती है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात करती हुई नजर आती है। रमन, देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि फूलपुर सीट जिस पर इतना दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात आ गई है, वो कितना दिलचस्प, सियासी उसकी कहानियां कितना दिलचस्प है फूलपुर सीट का? बिल्कुल, जो फूलपुर सीट है वो प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र में आने वाली सीट है। फूलपुर सीट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां से लोकसभा सांसद चुनाव लड़ते थे, वहां से सांसद रहते थे और उस क्षेत्र में वही नेता बनता था जिसको पर गांधी परिवार का आशीर्वाद रहता था। हालांकि 90 के दशक के बाद में सियासत बदल गई थी और वहां पर भी समाजवादी और पार्टी और बसपा की एंट्री हुई और भाजपा भी धीरे धीरे वहां पर अपनी जड़ें जमाने लगी। लेकिन अब जब फिर से एक बार कांग्रेस लोकसभा में 6 सीटें पाने के बाद उसकी वापसी हुई है, तो अब अपने वो जो भी पुरानी सीटें रही हैं उन पर वापसी चाहती है, चाहे जैसे वाराणसी हो, कानपुर हो और ये सब सीटें लगभग ले भी रखी थी। गांधी परिवार का दबदबा माना जाता है फूलपुर सीट पर। तो रमन, आखिर फूलपुर सीट जिस पर इतना दबाव बना रही है कांग्रेस, किसे प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है? पहले से ही चर्चा थी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं वो अपने बेटे को फूलपुर से चुनाव लड़ाकर उनका सियासी पदार्पण करने के प्लान में है और यहाँ चर्चा यहाँ तक की थी कि मझवा सीट अगर मिलती है तो मझवा पर खुद अजय राय भी लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन इसको लेकर कोई स्पष्ट बयान किसी बड़े नेता का नहीं था। ऐसे में अगर फूलपुर सीट मिलती है तो अजय राय अपने बेटे को लड़ाते हैं या फिर सीट जो अखिलेश का फॉर्मूला है पीडीए का, उसी से प्रत्याशी वहां पर उतरता ही देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर समाजवादी पार्टी ने एक और सीट देने की बात कही, ये महाराष्ट्र चुनाव में ये जो रणनीति है सपा की काम आती हुई नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस से और अधिक सीटें महाराष्ट्र में मांगती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स काम आती हुई नजर आएगी महाराष्ट्र में? बिल्कुल, सियासी गठबंधन बनते ही इसी तौर पे हैं कि आज हम आपसे ले रहे हैं तो कल आपको कुछ देंगे, अगर आज आपको कुछ दे रहे हैं तो कल आपसे लेंगे। और अब जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, हालांकि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में और चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को सीट नहीं दी, लेकिन अब महाराष्ट्र में सीट देने को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन कितनी सीट दी जाएगी इसको लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए समाजवादी पार्टी एक भी ऐसा बहाना कांग्रेस को नहीं देना चाहती है कि कांग्रेस जिसको मार्क करके, जिसको कोट करके समाजवादी पार्टी की सीटें वहां पे कम कर दे और उपचुनाव में एक सीट के बदले वहां पर अगर महाराष्ट्र में 2-3 सीटों का नुकसान उठाना पड़े, इसलिए अखिलेश यादव ने तीसरी सीट देने का फैसला भी किया है। बिल्कुल, एक प्रेशर पॉलिटिक्स काम कारगर साबित हो गई है। रमन, सवाल ये भी है कि अगर फूलपुर सीट से चुनावी हुंकार भरती है कांग्रेस तो बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक?
बिल्कुल, अभी तक भाजपा की सूची नहीं आई है। वो माना जा रहा है कि उसका एक कारण ये भी है कि कांग्रेस और सपा में तालमेल नहीं बन पा रहा है। और खैर गाजियाबाद से लेकर फूलपुर सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए, जब तक सपा कांग्रेस अपने प्रत्याशी को ना उतार दे। माना जा रहा था कि जब फूलपुर पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, उस वक्त भाजपा ओबीसी चेहरे को वहां पर चुनाव में लगाना चाहती थी। इससे पहले भी जो वहां सांसद बने प्रवीण पटेल, वो भी ओबीसी चेहरा ही थे। लेकिन अब जब फूलपुर सीट कांग्रेस को देने की बात आई है और चर्चा है कि वहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में वहां पे भाजपा भी अपनी रणनीति बदल सकती है, जिसके चलते अभी तक ऐलान नहीं हुआ है प्रत्याशी का। तो बिल्कुल बीजेपी ने अभी तक अपना पत्ता सभी के सामने नहीं खोला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फूलपुर सीट से किसे प्रत्याशी बनाती है बीजेपी, वही कांग्रेस क्या सहमत होती है फूलपुर सीट को लेकर। देखना बेहद दिलचस्प होगा। रमन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कहा है अब जब यह खुलासा हो गया है कि बहराइच में दंगे की साजिश किसने करवाई, बीजेपी विधायक ने ही भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, तो फिर भाजपाइयों के खिलाफ ही होनी चाहिए कार्रवाई। बीजेपी सरकार में बुलडोजर उस अहंकार का प्रतीक बन गया है जो सर्वोच्च न्यायालय तक का मान सम्मान नहीं करता। कानून की अवहेलना करने वाले सलाखों के पीछे होने चाहिए, पदासीन नहीं। तो वही खबर मथुरा से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की नग्न वीडियो बनाकर उससे लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। वहीं 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 2 दबंचा, कारतूस सहित 9,600 रुपए नगद और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर मारपीट कर नग्न वीडियो बनाकर लूट किया था। मारपीट का वीडियो बनाकर तो वहीं अयोध्या में 30 अक्टूबर को दीपोत्सव है। दीपोत्सव के सफल आयोजन को लेकर ग्राउंड जीरो पर अयोध्या जिला प्रशासन के कमिश्नर गौरव दयाल ने दीपोत्सव स्थल का निरीक्षण किया। दीपोत्सव की चल रही तैयारी का भी जायजा लिया, जिसके बाद कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि इस बार दीपोत्सव में 25 लाख दीपक जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दीपोत्सव में मल्टीमीडिया शो, फिजिकल परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, मैपिंग और लेजर शो आकर्षण का केंद्र होगा। इस बार का 8वां दीपोत्सव एक और इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। 1100 लोग मुख्यमंत्री के साथ सामूहिक सरयू की महाआरती करेंगे। सरयू आरती के लिए 6 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। हर ब्लॉक में एक हेड होगा जो लीड करेगा। ब्लॉक को लीड करने वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, जो कि बेहद भव्य होगा। लेजर शो का कार्यक्रम आगे भी, जो ये कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद भी उसके शो रहेंगे और अगले दिन भी रहेंगे। तो लोगों को इसकी सुविधा को देखते हुए कि एक ही समय विशेष पे पहुंचने का लोग आग्रह न करें, इसके लिए आगे भी व्यवस्थाएं हैं, और ताकि हम अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, अधिकतम श्रद्धा और अधिकतम। वही खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां फॉर्च्यूनर कार में भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर एक युवक की मौत हो गई। गाड़ी सड़क से करीब 100 मीटर अंदर की ओर मिली, जिसकी वजह से कार में आग लगाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को निकालने का प्रयास भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो फॉर्च्यूनर कार में भीषण आग लगी है, जिसमें दर्दनाक मौत हो गई। अवगत कराना है, दादरी क्षेत्र के नगला निवासी के पास में एक फॉर्च्यूनर कार जली हुई अवस्था में मिली थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। कार के अंदर एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान संजय यादव निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद के रूप में हुई थी। परिजनों से पूछताछ से पता चला था कि अपने 2 मित्रों के साथ निकला था और इनका अपने मित्रों से कोई ज्वेलरी के लेन का विवाद था। इनके दोनों मित्रों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।